हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो भोगाली बिहू के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा भरोसा है कि आप अपने फैमिलीज़ के साथ भोगाली जलपान का आनंद उठा रहे होंगे और असम का जो स्पेशल लारू होता है या पीठा होता है, अलग अलग पकवान होता है, इन सभी का आप लोग स्वाद चख रहे होंगे और सभी के साथ एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का एक भावना अपने मन में पाल रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ पढ़ाई को भी जारी रखना है और आप सबसे हमने जो वादा किया था कि करंट अफेयर्स को हम लोग आपके लिए आसान करेंगे। अभी तक इस चैनल में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन किए हैं, जैसे कि मैंने दिखाना चाहता हूं आपको। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इनिशियली थ्रू परफेक्ट प्रीलिम्स। हमने सभी महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया था। इकोनॉमी हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाए, ठीक है, पॉलिटी हो जाए, या फिर इस पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। एंड उसी के साथ फिर हमने जनवरी से नवंबर 2024 तक की कंपाइलेशंस कर ली थी। मैं दिसंबर का महीना शूट दिसंबर महीने का वीडियो शूट करने ही जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आया कि सर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो शायद एग्जाम से पहले इतने सारे वीडियोस, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन आवर प्लेलिस्ट जो आप दोबारा से रिविजिट नहीं कर पाओगे या उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। नाउ इन दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई सॉ सम जेन्युइन कंसर्न्स, एंड मैंने सोचा इसका एक ही हल है कि रेदर देन गोइंग मंथ वाइज, अगर हम पूरे साल का, क्योंकि साल का नया साल है और जो 2024 था उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें आपको एपीएससी हो यूपीएससी हो क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर पिछले सालों की भी वेटेज देखें तो एपीएससी में करीब 60 से 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आए थे, राइट। और कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स भी अगर आप देख रहे हो तो एक ऐसा वीडियो जिसके द्वारा सारा चीज़ आपको संक्षेप में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देखिए स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, जो एसपीएम स्टूडेंट्स नहीं भी है, एसपीएम स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही, लेकिन जो नहीं भी है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज आता है कि करंट अफेयर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टलिस्ट करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ये सारा चीज़ हमने कड़ी मेहनत करके एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम लोग उसको भी उपलब्ध कर देंगे आपके लिए। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मैं कहूँगा कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, एपीएससी के अन्य एग्जाम्स को भी अगर आप दे रहे हो जो 2024 बेस्ड है, जैसे एपीएससी का पिछले एक साल का करंट अफेयर्स सबसे ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप आने वाले साल में 2025 में कोई भी अगर एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, इस वीडियो में 2024 के रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री से तो जनरली आता नहीं है, बट कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट एंड मिसलेनियस, डिफेंस अफेयर्स, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को डिले ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन ले। बाय द मीनिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब आप सभी लोग अपने आंसर्स को भी मेरे साथ करने की कोशिश करें, एंड यू ऑल्सो टेक अ नोट कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट कितना हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड दैट वुड लेट अस नो कि हमारा रिलेटिव कंपटीशन कितना है और कितने लोग हमसे आगे हैं, कितने पीछे हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड, ओनली टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ऑन दिस वेरी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला सवाल, सूर्य दास, देखिए इसमें आसाम अफेयर्स को भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मतलब अगर एपीएससी के लिए आप अपीयर हो रहे हो, डेफिनेटली आसाम बेस्ड क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर, है ना। तो देखते हैं, एक जाने माने व्यक्ति थे सूर्य दास, ठीक है, गौनौ हिल्पी, जिनको जिस टैग से नवाजा गया है। ही वॉज अफेक्शनेटली नोन एज गौनौ हिल्पी, मीनिंग पीपल्स आर्टिस्ट, एंड काफ़ी एक्टिव थे। इनफैक्ट आसाम जो एगिटेशन था 1979 से 85 के दौरान, इन्होंने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी लिया था। एंड हीज आइकॉनिक सॉन्ग मानू देखिसो अजी बहुत मानू became an anthem in Assam during the 1980s and is officially recognized as the state anthem of Assam. Which of the following are incorrect? देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, rather than डायरेक्टली जंपिंग। बहुत लोग करेक्ट क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर को मार्क करने चले जाएंगे, बट क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्किंग इनकरेक्ट। देखिए डेफिनेटली ही इज नोन एज गौनो हिल्पी, ये
स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट आई डोंट थिंक कि इनका जो ये सॉन्ग है ये हमारा स्टेट एंथम तो नहीं है, ठीक है। यू ऑल नो, ठीक है, स्टेट एंथम असम का अलग है, बट इट इज नॉट स्क्रिप्टेड बाय गोनोहिल्पी हुड्जोदास। इनका देहांत इसी रिसेंटली में आपने न्यूज़ देखा होगा, दिसंबर 2024 में पॉपुलर सिंगर सूर्यदास पासेस अवे, ठीक है। तो इनका निधन हुआ था, इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकती है। अगर स्टेट एंथम की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टेट एंथम है वो है ओ मोर आपनार देश, और ये जो लिखा गया था इट वाज बाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एंड वाज अट्यून्ड बाय कमला प्रसाद अग्रवाला। तो ये दो चीज़ आप एक्स्ट्रा नोट डाउन कर सकते हो। डेफिनेटली इसका आंसर बी होने वाला है, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS। ये काफी ज्यादा न्यूज में है, नेशनल अफेयर्स में भी न्यूज में था। यू कैन सी ONOS is an initiative which aims to provide country-wide access to academic research and educational resources through a centralized subscription। मतलब एक सब्सक्रिप्शन से हमारे देश भर में जितनी भी रिसोर्सेज है, एकेडमिक रिसोर्सेज है, उसकी एक्सेस लोगों को मिल सकता है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, एक इलेक्शन से सब लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, पंचायत, सबकी इलेक्शन कंडक्ट करने की बात चल रही है। तो वैसे ही यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की भी बात चल रही है। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। ONOS removes disparities between well-funded institutions and under-resourced institutions। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें शिक्षा तो अच्छी प्रदान होती है, बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं होता है, उनके पास वो बुक या फिर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ऑनलाइन रेपोजिटरी नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल सही ये ऑप्शन है। द प्राइमरी फोकस ऑफ ONOS इज टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डेटाबेसेस। ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है मुझे, बिकॉज गवर्नमेंट डेटाबेसेस के लिए तो ये नहीं है, एकेडमिक रिसर्च मटेरियल के लिए ये सब्सक्रिप्शन बनाई गई है। तो अगर मैं थर्ड को एलिमिनेट कर दूं, आप देखेंगे बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ ए इज लेफ्ट आउट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चैट सेक्शन में बताते जाना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको सहायता करने की कोशिश किया है। ये देखिए 25 नवंबर 2024 का न्यूज़ था, कैबिनेट डिसीजन था, और कैबिनेट ने इसको जो है अप्रूवल भी दे दिया है, ठीक है। करीब करीब 6000 करोड़ इसके लिए अलोकेट भी कर दिया गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन, मेस टेलीस्कोप। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। मेस टेलीस्कोप इज ऑपरेशनल इन हैनली लद्दाख। It is one of the largest gamma ray telescopes in the world with a diameter of 21 meters, and the Mace telescope is primarily focused on studying black holes. Are you sure? Black holes and gravitational waves के लिए बनाया गया है क्या? कौन बताएगा, बताइए चैट सेक्शन में। इज दिस टेलीस्कोप रियली टू स्टडी ब्लैक होल? नो, यस, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर बताया है, ठीक है। ये जो है आपका सेलेशियल मटेरियल, सेलेशियल फेनोमेनास को स्टडी करने का एक कोशिश है, नॉट टू स्टडी ब्लैक होल बट सेलेशियल जो भी फेनोमेना होता है, किस तरीके से हेवनली बॉडीज हमारी जो है वो रेगुलेट हो रही है, फंक्शन कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की, एक जांच करने की कोशिश है। ये हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, आप देखोगे, मेस इन लद्दाख ओपन्स इट्स वन ऑफ अ काइंड I2 कॉस्मिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये जो है आपका कटिंग एज गामा ऑब्जर्वेशन करता है, गामा रेज की स्टडी के द्वारा आपको कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार देख के दिखा सकता है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेर देयर। Next is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve. This was primarily in news because it was declared as the 56th Tiger Reserve. It is the 4th Tiger Reserve in Chhattisgarh, and it is the second largest Tiger Reserve in India. The reserve falls between Bhandavgarh Tiger Reserve, Madhya Pradesh, and Palmau Tiger Reserve, Jharkhand, forming a contiguous habitat. देखिए मैं थोड़ा सा समय आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को मेरे साथ ही सॉल्व करते जा पाए। देखिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड, मेनी पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व।
देखिए 56, आई थिंक दिस इज करेक्ट, 56 टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में भी था। इनफैक्ट मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करता हुआ, अपना एरियाज को बताता हुआ। बट अगर आप एरिया को देखेंगे, यहाँ पे 56 टाइगर रिजर्व नोटिफाई तो कर दिया गया है, बट इफ़ यू सी एरिया वाइज इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ये गलत हो जाता है। बिकॉज जो सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है दैट इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क का भी दर्जा मिल गया है। लेकिन आपको नोट डाउन करना है कि थर्ड लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है दैट इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं एलिमिनेट कर दूं थोड़ा सा नॉलेज के साथ, सो आई कैन हैव कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वन है ही नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, 1 2 इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट इट फॉल्स बिटवीन मध्य प्रदेश एंड झारखंड छत्तीसगढ़, बिल्कुल आपको बांधवगढ़ और पलमाओं में इंटरेस्ट नहीं डालना है। इफ यू नोट अ बेसिक आइडिया ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है और आपका जो झारखंड है यहाँ पे है, उसके ठीक बीचों बीच आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इफ इट इज बिटवीन मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ये सही स्टेटमेंट होगा, तो सी इसका जो है आंसर होना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा मैप का नॉलेज, थोड़ा सा नेशनल पार्क्स की नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, द मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड इन विच कंट्री? हिजबुल्लाह, हाउथीज, ठीक है, जो रिबेल ग्रुप्स हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में वाकिफ रहना चाहिए, बिकॉज मिडल ईस्ट वाज इन लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड ये ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसराइल, पैलेस्टाइन, यमन एंड लेबनान। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो ये लेबनान हिजबुल्लाह का जो न्यूज़ है, इसराइल क्राइसिस की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें पैलेस्टीनियंस वर्सेस द इसराइलीज की पूरी लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीनियंस वर्सेस द ज्यूज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एंड अगर आप नहीं जानते हो यू कैन सी आपका आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हो, दिस इज द हाइफा एरिया, दिस इज द गाजा स्ट्रिप, दिस इज द इसराइल, दिस इज द वेस्ट बैंक, और इसके ठीक साउथ में ये आपका इजिप्ट का बॉर्डर आ जाता है, और इजिप्ट का बॉर्डर में भी न्यूज़ में था दिस पर्टिकुलर बॉर्डर विच इज नोन एज द राफा बॉर्डर, because lot of migrants were trying to escape Israel through Egypt through the Rafah border। ये वेस्ट बैंक एरिया है, ये गाजा स्ट्रिप, ये दोनों कंटेजियस इलाके हैं, पैलेस्टीनियंस इसमें रहते हैं, और इसराइलीज में सबसे पहला अटैक इन्हीं ने गाजा स्ट्रिप के थ्रू करा था। और उसी के साथ जो हिजबुल्ला है या फिर जो हाउथीज है, इन सब की यहाँ पे आगमन हो गया था। सो डेफिनेटली ये जो हिजबुल्ला है आपका लेबनन बेस्ड एक मिलिट्री या एक रेबल ग्रुप के तौर पे आप देख सकते हो, जो कि नॉर्थ ऑफ इसराइल में रहते हैं। Yemen is often mentioned in news. Which of the following statements are correct regarding Yemen? Yemen is a country located in the West Asian region. Yemen is a landlocked country in North Africa. Yemen is an island nation in the Mediterranean, and Yemen is a country located in Southeast Asia. ये तो दूर दूर तक नहीं है, अभी मैंने मैप वर्क दिखाया था। सो यू कैन सी इन द IR बेस्ड क्वेश्चन मैप वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। तो ये कहाँ पे है, किस तरीके का कंट्री है, यू शुड नो अ लॉट ऑफ न्यूज़ एंड द एरिया अबाउट इट। तो यमन आप देख सकते हो सऊदी के ठीक साउथ में, यू कैन सी यमन। अभी हमने इजिप्ट का मैप देखा था, इजिप्ट के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे इसराइल दिखता है, ठीक है, उसके ऊपर लेबनान दिखता है, जॉर्डन दिखता है, ठीक है। इनफैक्ट वेस्ट बैंक का नाम जो वेस्ट बैंक इसलिए रखा गया है बिकॉज इट इज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द जॉर्डन रिवर, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो वेस्ट बैंक है ये तो ईस्टर्न साइड में है ना इसराइल के, बट वाई इज इट नेम्ड एज वेस्ट बैंक? बिकॉज देयर इज अ रिवर नोन एज जॉर्डन रिवर, और ये जॉर्डन कंट्री उसके ईस्टर्न साइड में आता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, ये न्यूज़ में था। सो वेयर इज इट लोकेटेड, आप बताइए अभी आराम से, यू कैन फाइंड द आंसर एज ए, इट इज अ कंट्री इन द वेस्ट एशियन रीजन। Next particular question is Iran has developed a set of allies in the West Asia to counter Israel, and the alliance formed by Iran and its allies is known as Axis of Resistance.
The alliance formed by Iran and its allies is known as Axis of Defense. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स है, 2 and 3 कैनॉट बी करेक्ट टुगेदर, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो ये एक्सिस का नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। यस, वेरी गुड। मेनी पीपल आर सेइंग सर एक्सिस ऑफ डिफेंस तो नहीं है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस होना चाहिए। क्या होता है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज दिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ आर्म ग्रुप्स वर्किंग अगेंस्ट द यूएस एंड इसराइल। आपको पता है कि यूएस एंड नेतन्याहू जो इसराइली लीडर है, ठीक है, उन दोनों का रिश्ता काफ़ी क्लोज रिश्ता है। तो इस वजह से ईरान ने भी अपनी एक एक एलाई ग्रुप बनाया था। एंड ईरान और यूएस का रिश्ता कब से खराब हुआ था आपको पता है, सिंस द कैंसलेशन ऑफ JCPOA। व्हाट इज JCPOA? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, पॉपुलरली नोन एज द ईरान सिविल न्यूक्लियर डील और द ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। उसके बाद से ही जब यूएस पुल्ड आउट ऑफ दिस, द रिलेशंस डिटोरिएटेड टू अनपैरेलल्ड हाइट्स। तो उसी के साथ आपको यहाँ पे रिलेट करके देखना है कि ईरान ने भी अपना एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप किया है, और टेरिटरीज विच आर बैक्ड बाय ईरान बेस्ड मिलिशियाज आप देख सकते हो इसमें, सीरिया, इराक, यमन, ठीक है, वेस्ट बैंक एरिया, गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा इसीलिए बिकॉज वहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और वो पैलेस्टीनियंस आपके इसराइलीज के अगेंस्ट है। द पैलेस्टीनियंस वांट्स टू कंट्रोल द एंटायर इसराइल एरिया, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड थर्ड स्टेटमेंट एक्सिस ऑफ डिफेंस ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। Which of the following is not one of the 5 main islands of Japan? Hokkaido, Honshu, Shikoku या Sakhalin? अगर आप थोड़ा बहुत जापानीज कार्टून वगैरह देखते हो, देन ऑल्सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देयर वर लॉट ऑफ ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू सी दोज कार्टून्स। तो इसके लिए तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट नो, लेट अस सी द मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान, क्योशु, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो, ठीक है। तो कार्टून एक था कुछ मेरे बचपन में, नोबिता का मामा जी होकाइडो में रहता था, तो ट्रेन लेके जाता था। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन एड अप योर नॉलेज ऑफ चाइल्डहुड एंड टू आंसर सिविल सर्विस क्वेश्चंस लाइक दिस। तो यहाँ पे शिकोकू, होन्शु, होकाइडो तो है, बट इट्स सैकलिन इज नॉट अ मेजर आइलैंड, तो इसीलिए डी आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द नांकाई ट्राउ। दिस वाज आल्सो इन न्यूज़, तो ध्यान से सुनिएगा। द नांकाई ट्राउ इज अ सबडक्शन जोन where the Eurasian plate collides with the Philippine Sea plate, and this geological feature is known to produce significant earthquakes often larger than magnitude 8। देखिए 7 का मैग्नीट्यूड जो रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड आता है, काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड माना जाता है। क्या ये 8 से भी ज़्यादा का मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करता है? दैट इज द क्वेश्चन। द नांकाई ट्राउ इज लोकेटेड एट द अटलांटिक ओशन and is part of the mid-Atlantic ridge, the MAR, and it is part of the Pacific Ring of Fire। देखिए पैसिफिक अलग है, अटलांटिक अलग है, तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस के थ्रू यू गेट लॉट ऑफ हेल्प इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ठीक है। सो यू शुड फॉलो न्यूज़ लाइक दिस एंड ट्राई टू आंसर। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए सहायता की है, बट दिस इज द एरिया, एस्टिमेटेड एरिया ऑफ नांकाई ट्राउ क्वेक एपिसेंटर आप देख सकते हो, ठीक है। अगस्त 8 अर्थक्वेक एपिसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से नांकाई ट्राउ को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सबडक्शन जोन है, और कौन से ओशन में है वो भी आप देख सकते ही हो, और उसी के थ्रू आप उत्तर भी निकाल सकते हो, ठीक है। यस, सो ये वाला न्यूज़ भी आपने अगर पढ़ा होगा अगस्त के दौरान, जापानीज गवर्नमेंट हैज वार्नड दैट देयर इज अ 70 to 80% चांस दैट जापान विल बी रॉक्ड बाय अनदर नांकाई ट्राउ अर्थक्वेक विद इन 30 years। तो काफ़ी एक मैसिव अर्थक्वेक था। इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, द हाजीगाग माइंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर known for which of the following resources? ये जो हाजीगाग माइंस है, ये किस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से न्यूज़ में था? गोल्ड, आयरन ओर, डायमंड्स या कॉपर? वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा सकते, बट यू शुड नो, ठीक है।
ये जो हाजीगाग माइंस थे कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में एन इंडियन कंसोर्टियम गेन राइट्स टू मच ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट आयरन ओर। ठीक है, तो भारत ने इसमें काफ़ी बड़ा एक कंसोर्टियम का राइट्स अधिकार ग्रहण किया है, और ये 2011 से ही एन इंडियन कंसोर्टियम अंदर सेल, ठीक है, जो कि एक PSU है, सेल का नाम अगर आपने सुना होगा, दिस इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वन द राइट्स टू डेवलप द हाजीगाग आयरन ओर इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीज़ देखना है कि इसी के साथ साथ MES अयानाक है, जिसमें चाइना वोन है $3 बिलियन कॉपर कंसेशन। तो यहाँ पे कॉपर माइंस भी है। अफगानिस्तान एक्चुअली बंजर दिखता है, इतना बंजर है नहीं, तो उसमें मिनरल्स इंडिया को, चाइना ने ज़्यादा हिस्सा एक्वायर करने की कोशिश किया, भारत ने भी अपना कोशिश लगाया है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा दैट विल बी रिच आयरन ओर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेंट मार्टिन्स आइलैंड, अगेन अनदर important island that was in news, recently seen in the news, is a small coral island located near the southernmost tip of which country? southernmost tip of which country के आपको सेंट मार्टिन्स आइलैंड देखने को मिलता है? लेट अस सी which is the सेंट मार्टिन्स आइलैंड। कैन यू सी दिस एरिया? ठीक है, कैन यू सी दिस एरिया? और इसी के अराउंड बेला विस्टा के साउथ में आप देख सकते हो ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। ठीक है, और उसके ठीक नीचे नीचे लास्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश है। तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? सेंट मार्टिन्स आइलैंड इज स्मॉल कोरल आइलैंड, यहाँ पे कोरल रीफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यू विल गेट कोरल रीफ्स हियर, सदर्न टिप ऑफ बांग्लादेश। बहुत लोग जब भी टिप का नाम सुनते हैं यू इमेजिन इंडिया, तो ये आपका जो है गलत हो जाता। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। Next particular question, which of the following statements is or are correct regarding Israel? Israel is a small country on the west coast of Mediterranean Sea. It is Jews country, Jew लोग यहाँ पे प्रधान हैं, but is surrounded by Islamic countries. After the World War II, on insistence of the US, Israel as a state was created, a UN resolution number 181 was passed. इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है, जल्दी से बताइए। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है मैप वर्क में, तो मैंने आपके लिए ये मैप लाया है, जिसमें इसराइल के अराउंड कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसको भी आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, यू कैन चेक दीज कंट्रीज। ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, और उसके आधार पे आप आसानी से आंसर बता सकते हो। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा ये सराउंडेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, देयर इज़ सीरिया, देयर इज़ इराक, देयर इज़ जॉर्डन। ठीक है, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज सराउंडिंग यू, एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II and on insistence of the US, a state was created under UN resolution 181। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसराइल का इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं ब्रीफली बहुत ज़्यादा बताना तो नहीं चाहूँगा, बट ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ। दिस एरिया, ये जो आपका वेस्ट बैंक एरिया है, दिस इज सेक्रेट फॉर 3 डिफरेंट रिलीजन्स, द ज्यूज, द क्रिश्चियंस एंड द इस्लामिक पीपल। इस्लामिक पीपल बिकॉज दे बिलीव दैट मोहम्मद पैगम्बर, देर इज अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा मॉस्क देर, उस मॉस्क में मोहम्मद पैगम्बर ने नमाज पढ़ा था। क्रिश्चियंस बिलीव बिकॉज यू नो जो उनका ईसा मसीही है, ईसा मसीही spent his early childhood in this area, nearby area, and Jews of all across the world even today pray towards the direction of West Bank because they feel that this area is holy to them. तो ये तीनों जो religious entities है, ये आपस में लड़ने लगे because they wanted to acquire this territory, and there were a lot of other factors. Hitler was another factor, Holocaust was another factor, surrounding Islamic countries was another factor, US was another factor। थोड़ा लंबा इतिहास है, but overall you can say कि yes, this statement is correct। ठीक है, and second and third statements both are correct in fact, but it's a small country on the west coast of Mediterranean। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी ये है,
और उसके ईस्ट कोस्ट में आपको इसराइल देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया है, इससे वेस्ट कोस्ट, ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर सी होने वाला है। ठीक है, रफा बॉर्डर के बारे में अभी इसी क्लास में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जैसे ये इसराइल है और उसके ठीक नीचे नीचे आपको इजिप्ट देखने को मिलता है। इजिप्ट और इसराइल के बीच का जो बॉर्डर था, जिसके थ्रू बहुत सारे रेफ्यूजीज ने कोशिश किया था इसराइल को एस्केप करने का, उसी बॉर्डर का नाम है रफा बॉर्डर। ठीक है, यस। तो आपका आंसर क्या होना है, देखिए ये वाला एरिया रफा क्रॉसिंग या रफा बॉर्डर, ये इसराइल है आपके ऊपर। ठीक है, और उसके ठीक नीचे नीचे आप रफा बॉर्डर देख सकते हो। और इसी बॉर्डर के थ्रू जब पीस डिक्लेयर हुआ था, द पीपल वेयर अलाउड टू मूव आउट ऑफ इसराइल। आपका आंसर डी होना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसराइल इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ मेडिटेरेनियन and Israel is bounded by the north by Lebanon. Which of the following are incorrect? अभी मैंने बताया मेडिटेरेनियन के आपको ईस्ट में देखेगा इसराइल, ठीक है, वेस्ट में नहीं, टू द ईस्ट। और आपका इसराइल इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय लेबनान, तो लेबनान नॉर्थ में है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाज आस्किंग इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, सो ए विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट, असम बेस्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 39 lakh rural women entrepreneurs in Assam, and it is one of the 18 Ostodakh Mukudor Unnayani Mala. 18 flagship schemes of Assam government was named as অষ্টদশৰ মুকুটৰ উন্নয়নী মালা इन द असम बजट, राइट। तो इसी को कहा गया है 18 अष्टदश मुकुटोर उन्नयनी माला, और उसी में से क्या ये एक स्कीम है, ये पूछा जा रहा है, और इसका क्या उपलक्ष्य है ये पूछा जा रहा था। दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कवर्ड इन वन ऑफ द क्लासेस दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन। 18 फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ असम गवर्नमेंट, वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। और उसी के साथ स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था आप देख सकते हो, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट विल प्रमोट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अमॉन्ग द अनएम्प्लॉयड यूथ of the BPL families and low income households, and government shall provide 1 lakh beneficiaries a one time seed capital of 2 lakh in tranches for starting micro enterprises। तो एक सीड फंड, सीड मतलब क्या होता है कि जो आपका जड़ होता है किसी भी पेड़ का, आपको अगर उगाना है तो एक बीज उगाना पड़ता है, वो बीज है, तो दैट इज द बीज ऑफ योर स्टार्टअप। तो वो फंडिंग आपको करने के लिए सरकार तैयार थी, और उसी को इस पर्टिकुलर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो ये कैश इंसेंटिव है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहा है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट अहोम मोइदाम्स। इट वाज primarily in news because of the UNESCO World Heritage Site in the cultural कैटेगरी। अभी तक जितने भी हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इट वाज फ्रॉम द नेचुरल प्राकृतिक कैटेगरी, बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है असम सराइडो मैदान को ये आपका खिताब, एक यूनिक खिताब देखने को मिला है, और इसीलिए ये हिस्ट्री का सवाल भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अदरवाइज द आइडिया इज नॉट टू मेक यू सॉल्व हिस्ट्री क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स क्लास, बट ओनली लॉजिक इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। ठीक है, इस वजह से आपको ये देखने को मिला है, यू कैन सी। ठीक है, पूरा ये आर्टिकल आप देख सकते हो। इट इज द थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ आसाम फॉलोइंग काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, बोथ इन द नेचुरल कैटेगरी। आप देख सकते हो ये जो है मानस और काजीरंगा दोनों नेचुरल कैटेगरी से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट ये जो सोराइडो मोइडाम है ये आपका कल्चरल कैटेगरी से आपको देखने को मिला है, ओटिजो। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए ये यूनिक क्वेश्चन है। बताइएगा मुझे क्वेश्चन आंसर
क्या होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अहम अभियान 2023। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। The program offers support to young people interested in starting their own businesses, and the Atmanirbhar Aham Abhiyan focuses exclusively on providing funding and does not entertain any other form of assistance। क्या और किसी प्रकार का असिस्टेंस ये जो स्कीम है ये देता है या नहीं देता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस स्कीम को भी मैं चाहूँगा आप लोग उत्तर करें। ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है आसाम गवर्नमेंट के, ठीक है। उद्यमिता अभियान और आत्मनिर्भर अहम अभियान, मैं चाहूँगा आप इन दोनों सवालों को खुद से ढूंढ के, क्योंकि वेरी हाई चांसेस है इसको आने का। आई कुड से द आंसर वेरी इजीली बट आप याद नहीं रखोगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट झुमुर डांस, ठीक है। झुमुर डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द टी ट्राइब्स communities of Assam and originally believed to be a means of recreation between phases of tedious agricultural work. The Jhumur dance is primarily performed by artists from the urban communities of Assam. ये दो चीज़ आप बताइए इन दोनों में से। ये झुमुर डांस आप अगर देखेंगे, इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री ऑफ असम was talking extensively of the Jhumur dance, who is all about to set world record in 2025, but the preparations were started much before। तो इस वजह से आपको ये सवाल जो है देखने को मिल रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए बहुत आसान है। झुमुर डांस इज प्राइमरली परफॉर्म बाय आर्टिस्ट ऑफ द अर्बन कम्युनिटीज। अर्बन कम्युनिटी लोग डांस वांस को लेके, और यहाँ पे इनफैक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में भी लिखा है कि ये टी ट्राइब्स का डांस है, तो टी ट्राइब्स अर्बन एरियाज में कैसे रहेगा, तो ये तो टी ट्राइब्स का डांस है कि नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको पहला स्टेटमेंट सही दिखेगा, ठीक है। तो सही पूछ रहा है ना, हाँ करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। निजुत मोइना आसोनी या निजुत मोइना स्कीम, अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम के रिगार्डिंग कौन सा गलत है, आपसे ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले तो निजुत मोइना आसोनी क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम इसमें क्या है, तो इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। महिलाओं का एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने का एक कोशिश है। पेव द वे फॉर मोर गर्ल स्टूडेंट्स टू एक्सेस हायर एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। बाल विवाह का जो प्रथा है इसको रोकने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लड़कियों को अलग अलग कैश इंसेंटिव दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है। एकदम आसानी से आप देख सकते हो यहाँ पे। और इनकरेक्ट को पूछा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स बिल्कुल सही है ये। इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू कम्बैट चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल सही है ये भी। स्कीम इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बॉयज़, ये गलत है। लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। आई थिंक ये गलत है, बिकॉज ये आपका जो है यस यहाँ पे देख सकते हो गर्ल स्टूडेंट्स, स्कीम में ही स्कीम डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है गर्ल स्टूडेंट्स की एडुकेशन के लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट इज द अन्न सेवा दिन, ठीक है। अन्न सेवा दिन इज ऑब्जर्व बाय असम गवर्नमेंट and day is aimed at creating awareness regarding the National Food Security Act NFSA among beneficiaries, and Anna Seva Din is also Anna Seva Din also provides a grievance redressal mechanism to beneficiaries in case of denial of their rights। कि अगर आपको अपना अन्न मिला नहीं टाइम पे, क्या एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है इसके रिगार्डिंग, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं अन्न सेवा दिन क्या होता है। अगर आप देखेंगे अन्न सेवा दिन जनरली ये 1 तारीख से 10 तारीख तक का किसी भी महीने का पालन किया जाता है, और इसमें कोशिश किया जाता है जो भी आपका राशन है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू जो आपका राशन डिस्बर्स किया जाता है उसको आपका तक पहुंचाया जाए, समय में पहुंचाया जाए। तो कितना दिया जा रहा है राशन, 35 kg राइस आपको जो दिया जा रहा है वो अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा पर मंथ पर फैमिली। और
5 किलो राइस प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को दिया जाता है पर मंथ पर बेनिफिशियरी, पर फैमिली नहीं है, ये फैमिली है और ये बेनिफिशियरी, मतलब घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो राइस आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड से हैं। और अगर आप अंत्योदय अन्य योजना के थ्रू आते हैं तो आपको 35 किलो पर फैमिली दिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली, ठीक है। ऐसे कितने हाउस होल्ड्स को कवर कर रहे हैं, बेनिफिशियरीज को कवर कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स देखिए, मतलब हाउस होल्ड 66,25,000 है, बट बेनिफिशियरीज आपका कहीं ज़्यादा है। दैट मीन्स पर हाउस होल्ड कितने लोग हैं आप एवरेज डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसी के साथ तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है इस वजह से, तो आपका आंसर डी होना चाहिए। चित्रबन स्टूडियो was established by ज्योति प्रसाद अग्रवाला in तामुलबाड़ी टी स्टेट, भोलागुड़ी टी स्टेट, जोरहाट या नन ऑफ दीज। ये तो काफ़ी आसान है, जल्दी से बताइए। ये थोड़ा कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन है और रूपको ज्योति प्रसाद अग्रवाला आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इनके बारे में। तो ये एक्चुअली है द फैक्ट्री जिसका बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ज्योति चित्रबन भी बोला जाता है इसको कभी कभी। तो भोलागुड़ी टी स्टेट, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी है भोलागुड़ी टी स्टेट, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इट इज इन गोहपुर। नेक्स्ट इज अबाउट द ईस्टर्न होलोग गिबन, ठीक है। होलोग गिबन्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सक्लूसिवली फाउंड, होलोग गिबन क्या होता है आपको पता है कि नहीं? पहले तो ये दिस इज द होलोग गिबन, तो this is the hollow gibbon exclusively found in Assam, categorized as vulnerable under the IUCN and it is the only ape found in India। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है, जल्दी से बताइए। क्या ये सिर्फ असम में मिलता है? इज इट करेक्ट? देखिए, ये सिर्फ असम में नहीं, ईस्टर्न होलो गिबन्स आर फाउंड इन असम एंड अरुणाचल इन इंडिया, और उसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ चाइना में भी मिलता है, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी होने वाला है, वल्नरेबल है और ओनली एप फाउंड इन इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन असम द हरगिल्ला आर्मी स्पीयरहेडिंग अ कंजर्वेशन एफर्ट टू रेस्क्यू विच बर्ड स्पीसीज, कौन से बर्ड स्पीसीज को ये जो हरगिल्ला आर्मी आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे असम के महिलाओं ने एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट, आंदोलन यहाँ पे कैरी आउट किया था, इनफैक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। विच पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाइट विंग डक, वल्चर, ग्रेट एज्यूटेंट स्टॉक या आमूर फैल्कन्स, बताइए। यस, द ग्रेट एज्यूडेंट स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोग लोकल भाषा में हरगिल्ला भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आर्मी कुछ ऐसा मतलब लड़ाई झगड़े वाला आर्मी नहीं है, पीसफुल रेवोल्यूशन को लाने की एक कोशिश है। पूर्णिमा देवी वर्मन was awarded the Whiteley Award for the protection of Hargilla. According to IUCN, Assam has almost half of the world's estimated population of Hargilla or the greater adjutant। बताइए, इन दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट अभी, इनफैक्ट जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक आप देख सकते हो 2024 में वाइटली अवार्ड, गोल्ड अवार्ड इनको नवाजा गया था, और इसी के साथ आप देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हो जाते हैं। From Thakurvilla village of Gwalpara district, an Indian activist who campaigns against a social evil and in 2021 has received the Padma Shri award, ठीक है। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करने को भी बोला जा सकता है। तो बीरूबाला राभा, पार्वती बरुआ, सर्वेश्वर बसुमतारी एंड प्रोफेसर जोगेंद्र नाथ फुकन। तो आपको इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ठाकुरविला विलेज है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का, इनमें से कौन से एक्टिविस्ट ने एक पर्टिकुलर सोशल एविल को फाइट किया था इनफैक्ट, और उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इट इज़ बीरूबाला राभा। और ये कौन सा आपका प्रैक्टिस था, सोशल एविल था? इट वॉज, ठीक है, विच हंटिंग, दाइनी हत्या, ठीक है।
एक मिर्गी बीमार बोली को है, देर इज़ अ पर्टिकुलर डिजीज़ मिर्गी, या फिर सीजर्स आता है, लोगों को ऐसे कांपने लगते हैं। सो गांव में अभी भी असम में ऐसा एक प्रथा है कि जो इस बीमारी से पीड़ित है, बोला जाता है इनको भूत पकड़ लिया है, इनके अंदर एक प्रकार का भूत घुस चुका है, तो इनको मार दिया जाता था, इनका इलाज नहीं किया जाता था। बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था, और इस वजह से ठीक है इनका जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड इनका इसी साल देहांत हुआ है, शी इज़ नो मोर एक्चुअली, बिरुबाला, स्वर्गीय बिरुबाला राभा जी, और इसी वजह से ये क्वेश्चन न्यूज़ में है, आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट चोकुआ राइस, इट वाज रिसेंटली अवार्डेड द जीआई टैग फ्रॉम मणिपुर। इज इट करेक्ट? चोकुआ राइस इज अ सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस कैटेगराइज्ड एज साली राइस। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है? यस, ठीक है। चोकुआ राइस इज अ सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस, ये तो पता है, बट इट इज नॉट अ जीआई टैग फ्रॉम मणिपुर बट फ्रॉम आवर ओन स्टेट असम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चोकुआ राइस को ये जो है मैजिक राइस का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये विंटर में इसका खूब स्वादिष्ट आनंद आप लोग उठा सकते हो, और चोकुआ राइस को जीआई टैग मिल चुका है असम से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन द रिसेंट असम बजट? महिला सबलीकरण, फॉस्टरिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कल्चरल रेनिसा एंड सस्टेन ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स। इनमें से कौन सा चीज आपको असम बजट में नहीं मिलता है? देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सस्टेन ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, महिला सबलीकरण, कल्चरल रेनिसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है, महिला सबलीकरण है, फॉस्टरिंग कल्चरल रेनिसा है, सस्टेन ग्रोथ है, बट फॉस्टरिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉस्टरिंग ग्रीनर इकोनॉमी आपको मिल रहा है। क्या है? फॉस्टरिंग ग्रीनर इकोनॉमी, बट नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर इसमें बी होना है। नेक्स्ट इज अहम माला प्रोग्राम। अहम माला क्या है? भारत माला आपने सुना होगा, उसी के साथ अहम माला। अहम माला एम्स टू सिग्निफिकेंटली improve road infrastructure in Assam. The program involves partnerships with international development organizations. And Aham Mala impact is limited to enhancing transportation networks. इनमें से कौन सा सही है? आपको स्टेटमेंट्स बतानी है, जल्दी से कोशिश करिए। देखिए, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, अहम माला इज लिमिटेड टू ओनली एनहांसिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन को ही इम्प्रूव करने का एक कोशिश है, परियोजना है। लेकिन डोंट यू थिंक कि ट्रांसपोर्ट अगर इम्प्रूव होता है तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होती है? मतलब आप अगर ऑफिस जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे में निकालते हो, और उसी 2 किलोमीटर के रास्ते को मैं अगर 20 मिनट में निकाल दूँ, तो आपको घर में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, आप घर से ऑफिस थोड़ा लेट निकल पाएंगे, तो आपका लिविंग फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फैमिली की इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और उससे आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगी। तो वी कैन सी अनदर थिंग, इट विल ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमी। जो चीज़ 2 घंटे में ट्रांसपोर्ट हो रही थी, बिजनेसेस स्लो चल रही थी, 20 मिनट में जा रहा है, तो businesses will flourish, economy will flourish, living standard will rise. So you would see that road infrastructure is not limited to only transportation networks. It is also, the living standard is also getting improved. बाकी दोनों ही स्टेटमेंट मुझे लगता है सही है। I was only having a problem with statement 3, बताइएगा मुझे। तो I think 1 and 2 is correct. A will be the correct answer. और अहम माला क्या है? It is a अहम माला 2.0 चल रहा है, 1000 किलोमीटर रोड्स बनाने का एक 3500 करोड़ रुपयों का एस्टिमेटेड बजट चल रहा है। अगला है ओस्तोदाक मुकुटर उन्नयनी माला। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है। बट ये ओस्तोदाक मुकुटर उन्नयनी माला जो असम बजट में है, वेयर डज इट डिराइव इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम? आपको आश्चर्य होगा जान के, हमारा जो होली
बुक है, टेक्स्ट है भगवत गीता, इस टेक्स्ट में भी 18 चैप्टर्स है और इन 18 चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हो देन यू कैन totally change your life. Such life enriching lessons are there. ठीक है, तो उसी से प्रेरणा लेके असम सरकार ने भी असम को चेंज करने का एक परियोजना लिया है, औस्तोदक मुकुटर उन्नयनी माला, और ये आपका 18 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता से आपका जो है अनुप्रेरित है। और इसी का पूरा लिस्ट आपके अभी स्क्रीन्स में है। मैं चाहता हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले आप लोग और इन 18 स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़े। और इसका एक क्लास मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। अब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ असम करके टाइप करिएगा, SPMIS अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी क्लासेस पसंद आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, इट हेल्प्स अस टू वर्क हार्ड फॉर यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अहोम वैभव। ठीक है, 3 असम स्टेट के वर्ड्स है, असम सौरभ, असम वैभव और असम गौरव। तो अहोम वैभवर कथा कैसे, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट। जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न, वैसे ही क्या असम वैभव है। अ कैश ऑफ 3 लाख रुपीज, ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस इज प्रोवाइडेड, and Ratan Tata was the first recipient of this Assam Vaibhav Award in 2021. इनमें से कितना स्टेटमेंट सही है? आई थिंक दिस इज द इजी वन। ठीक है, लास्ट अहोम वैभव जो है इनफैक्ट CJI रंजन गोगोई जी को मिला था, बिकॉज ही was the only person from Assam who rose to the ranks of Chief Justice of India. अच्छा, इसके अलावा ये जो 3 कैटेगरीज है मैंने बताया आपको, असम वैभव, सौरभ और गौरव, तो सबसे श्रेष्ठ जो है असम का डेफिनेटली असम वैभव ही है। और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस वजह से यहाँ पे अगर वी रिविजिट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द फर्स्ट रेसिपिएंट डेफिनेटली वाज रतन टाटा जी, बिकॉज 7 कैंसर हॉस्पिटल्स की उन्होंने यहाँ पे निर्माण में सहायता जताया था। तो बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, CAR T cell therapy. CAR T cell therapy. CAR T cell therapy involves modifying a patient's own immune cells for cancer treatment, and CAR T cell therapy is currently only approved in the use of skin cancer. क्या ये सही है? बताइए, what will be the correct answer? जल्दी से। I hope all of you have heard of this CAR T cell therapy. Yes or no? Very good. Many people have given the correct answer already. अपने इम्यून सेल्स के ऊपर काम करने वाली जो थेरेपी है, ठीक है, इनफैक्ट इट इज मेनली यूज फॉर, देखिए यहाँ पे इट इज अप्रूव फॉर स्किन कैंसर ओनली, ये नहीं है, दिस इज फॉर मेनली ब्लड कैंसर के काफी पेशेंट्स के ऊपर ये ट्राई किया गया था एंड इट हैज शोन पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो आई वुड से कि सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो CAR T सेल थेरेपी है इसका फुल फॉर्म है शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ठीक है, तो इसी से आप CAR T सेल थेरेपी का जो है आंसर निकाल पाते हो। Next, particular consider the following statements about the potential benefits of high altitude pseudo satellites HAPS over traditional unmanned aerial vehicles UAVs and satellites। तो HAPS को क्यों हम प्रेफर करें ओवर UAVs एंड अदर सैटेलाइट्स, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल में। इसके लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो बताइए इसमें से क्या है सही और क्या है गलत। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हैप्स क्या है, यूएवीज क्या है। देखिए ये जो है आपका न्यूज़ में था इन फरवरी 2024। सबसे पहले तो आपको ड्रोन्स या यूएवीज का एक रेंज होता है, यू कैन सी टॉय ड्रोन्स अप टू 150 फीट्स एंड मिलिट्री ड्रोन्स अप टू 50,000 फीट्स। लेकिन ये हैप्स क्या है, ठीक है, ये मीट द हैप्स इंडियाज वेरी ओन यूएवी, ये एक प्रकार का यूएवी ही है
जो 20 किलोमीटर हाई तक जा सकता है, 20 किलोमीटर इन द स्काई एंड कैन फ्लोट फॉर मंथ्स, महीनों तक वो वहां पे फ्लोट कर सकता है। और इसमें हम लोग कैमरा, रिकॉर्डर, सेंसर लगा के वी कैन हैव द एंटायर टेरेन ऑफ द एनिमीज एंड इंक्रीजेस सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द डिफेंस सिस्टम। कॉस्ट भी काफ़ी कम है अदर सैटेलाइट से। अगर हम लोग एक पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट स्टेशन करते हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। 23 kg प्रोटोटाइप विथ 12 मीटर विंग स्पैन, तो छोटा भी है, कम्पैक्ट डिज़ाइन है। एंड ये जो डेवलप किया गया था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा, एंड करीब करीब ये 8.5 घंटे तक हमने इसका टेस्ट फायर किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। एंड दैट इज़ वाई यू वुड सी कि इट इज़ इन अ टारगेट टू बी डिप्लॉयड बाय 2027। तो बॉर्डर के इलाकों में अगर हम लोग जा नहीं सकते, दुश्मन की घाटी में घुस नहीं सकते, तो दूर से नज़र हैप्स के द्वारा जरूर से रख पाएंगे, और इस वजह से तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि प्राइमरी रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू रॉकेट लॉन्च पोर्ट बाय इसरो इन कुलासेकरापट्टिनम। आपको पता है कि अभी तक जितना भी हम लोग रॉकेट लॉन्चेस करते हो श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से कर रहे हैं, लेकिन अभी उसी का एक ऑल्टरनेटिव लॉन्च पैड कुलासेकरीपट्टनम में हमने तमिलनाडु में डेवलप किया है। इंडिया का अगर मैप देखेंगे, तमिलनाडु इज समवेयर हियर, आंध्रा इज समवेयर हियर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु इज समवेयर हियर। ठीक है, नीचे तक जाता है केरल के साथ टच होके, और कुलासेकरीपट्टनम यहाँ पे है। फायदा ये होता है कि यहाँ पे है श्रीलंका, अगर हम श्रीहरिकोटा यहाँ पे है और कुलासेकरीपट्टनम यहाँ पे है, श्रीहरिकोटा से हम लोग डायरेक्टली मतलब उड़ान नहीं भर सकते, बिकॉज इन द वे दिस श्रीलंका कम्स इन, तो डेब्रीज वगैरह श्रीलंका में पड़ सकता है, तो वी हैव टू चेंज द वे, ऐसे हमें मैनूवर करके फिर सीधा जाना पड़ता है। बट इफ वी हैव कुलासेकरीपट्टनम एज ए लॉन्च पैड, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली टेक ऑफ कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेल डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से हमें ऐसे एक ट्विस्टेड रूट लेना पड़ता है, बिकॉज सीधा आएंगे तो डेब्रीज वगैरह श्रीलंका में पड़ सकता है, गिर सकता है। बट कुलासेकरीपट्टनम से हम लोग डायरेक्टली जितने भी हमारे मिसाइल लॉन्चेस है, रॉकेट लॉन्चेस है, उसको कर सकते हैं। डेब्रीज वगैरह इंडियन ओशन में ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग ने इसको डेवलप किया था, और इस वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेरी इजीली यू कैन सी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन जूस जैकिंग के ऊपर है। देखिए, कुछ आंसर्स को मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, बिकॉज आई वांट यू टू जेन्युइनली आंसर दिस क्वेश्चंस। मैं लॉजिक को समझा दूंगा, बट यू शुड नो कि कैसे आपको आंसर्स को निकालना है, एंड दैट इज योर होमवर्क। आप उसको डालेंगे कमेंट सेक्शन में। जूस जैकिंग क्या होता है, विच इज दिस न्यू टर्म, ऐसे टर्मिनोलॉजीज अक्सर न्यूज़ में आ जाती है जो हमें काफ़ी परेशान करती है, बट you should be very very familiar with these kind of terms। देखिए, ये एक प्रकार का साइबर अटैक ही है। जूस जैकिंग कुछ नहीं होता। आप जैसे पब्लिक प्लेसेस में जाके अपना मोबाइल कभी चार्ज नहीं है तो आप चार्जिंग पोर्ट में लगा देते हो, बट उस पोर्ट में ही एक प्रकार का प्रोग्रामिंग करा रखा रहता है, और उसमें आपका मोबाइल फ़ोन लगते ही आपका मोबाइल फ़ोन से जितना भी डेटा है वो सारा चीज़ डुप्लीकेट कर दिया जाता है, उसका एक्सेस मिल जाता है। तो उसी से प्रॉब्लम होता है जूस जैकिंग का। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक वेयर हैकर्स टेम्पर विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स। ठीक है, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उससे सारा चीज़ आपका क्लोनिंग करा जा सकता है। ऐसे आप देख सकते हो पब्लिक, मतलब ये इंटरनेशनली ज़्यादा फेमस है। इंडिया में ऐसे चार्जिंग पोर्ट्स कम ही मिलते हैं, एयरपोर्ट्स में मिलता है जनरली, बट आउटसाइड इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आप देख सकते हो इस प्रकार के लोग इसको चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज monkeypox is a viral zoonotic disease characterized by transmission from animals to humans and it is endemic to Madagascar। लेकिन क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहा है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिए। monkeypox was a lot in news। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और बिल्कुल सही बात है। ये जो है एमपॉक्स से भी जाना जाता है, यानी एक वायरल जूनोटिक डिजीज ही है। ठीक है, और जूनोटिक डिजीज मतलब क्या होता है, व्हाट इज जूनोटिक डिजीज, जो एनिमल्स से ह्यूमंस तक स्प्रेड होता है ना, एनिमल्स से ह्यूमंस तक ये स्प्रेड होता है।
और अगर आप आउटब्रेक की बात करेंगे 2024 में हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे थे, ठीक है। इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज जिससे मंकी पॉक्स केसेस, जिसमें मंकी पॉक्स केसेस हमने देखे हैं। और इसी के साथ आपका आंसर बी होगा, बिकॉज इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द इनिशियल आइडेंटिफिकेशन एज अ पॉक्स लाइक इलनेस जो मंकीज में होता है। और ये जो चीज़ है पूरा का पूरा जूनोटिक डिजीज है, एंडेमिक टू नाइजीरिया, ठीक है। एंड मंकी पॉक्स वायरस कैन बी सोर्स फ्रॉम वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग मंकीज, एप्स, रोडेंट्स, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। और ये केसेस जो है सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आंसर बी क्यों हुआ? इसलिए बिकॉज ठीक है, आपका इनकरेक्ट ये मडागास्कर नहीं है, ठीक है, आपका ये एंडेमिक टू क्या होगा? नाइजीरिया। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्पेस टूरिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Suborbital spacecraft take passengers just beyond the Kármán line. अभी आपको पता है कि स्पेस टूरिज्म का भी बात चल रहा है, प्राइवेट इनफैक्ट स्पेस एक्स आई थिंक वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल हो, आप एस्ट्रोनॉट भी नहीं हो, देन ऑल्सो यू कैन ट्रैवल टू द स्पेस इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी. Orbital spacecraft allow passengers to spend a few minutes in the outer space, and SpaceX's Falcon 9 is an example of the orbital spacecraft. आप यहाँ पे देख सकते हो गोपी थोटाकुरा टू बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन लाइन है, इट लाइज नियरली 100 किलोमीटर्स अबव आवर हेड्स एंड इज कंसीडर्ड टू बी द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस. ये 15 अप्रैल 2024 में न्यूज़ में था और आपको इस प्रकार के न्यूज़ से काफ़ी वाकिफ़ रहना पड़ेगा. कोशिश करिए इसको आंसर को सॉल्व करने का. क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है. ये कार्बन लाइन है, आप देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के ठीक बीचों बीच जो 100 किलोमीटर है. आपको पूछ सकते हैं कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू यू हैव द कार्बन लाइन. तो यू शुड बी वेरी मतलब कंफर्टेबल, बिकॉज थर्मोस्फेयर जो 85 किलोमीटर से 690 किलोमीटर के बीच आपको देखने को मिलता है. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये आपको कपल ऑफ डेज टू मोर देन अ वीक स्पेंड करने के लिए लेके जाया जा सकता है, नॉट जस्ट फ्यू मिनट्स. एंड SpaceX Falcon 9 इज एन क्लासिक एग्जाम्पल. व्हाट इज AI वॉशिंग? ये मैंने आपको पहले भी कराया था. इट इज़ वेरी इजी. अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आप देख सकते हो, मतलब AI वॉशिंग क्या है कि बेकार का कुछ कंपनियां बोलती है कि हमने AI का इस्तेमाल किया है अपने प्रोडक्ट को निर्माण करने में. जैसे कोको कोला ने बोला कि हमने अपना फ्लेवर जो है, ठीक है, ये AI से डेवलप किया है. फ्रॉम द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर. तो वाई 3000 सोडा ये AI से डेवलप्ड एक फ्लेवर है. अब मुझे पता नहीं कि किसी टेस्ट को डेवलप करने में AI का कितना ज़्यादा रोल रहा होगा. तो AI का रोल रहा होगा थोड़ा बहुत, बट उसका रोल को बढ़ा चढ़ा के बोलना ताकि आप सोफिस्टिकेटेड दिखे, उस चीज़ को हम लोग AI वॉशिंग कहते हैं, ठीक है. जस्ट टू सोफिस्टिकेट एंड मार्केट योर प्रोडक्ट्स इन अ बेटर वे, ठीक है. तो कौन सा होगा आंसर? वेरी इजीली विजिबल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ योर स्क्रीन्स. बताइएगा मुझे. नेक्स्ट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब आप देखोगे ये एडवर्टाइजिंग किस चीज की हो रही है, ये किसकी टीम है आपको पता है, ठीक है. ये दीज आर द IPL इंडियन प्रीमियर लीग टीम्स, बट बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है डिवाइडेड बाय टीम्स. तो फोकस इज नॉट ऑन द टीम्स, फोकस इज ऑन यूनाइटेड बाय किंगफिशर. और किंगफिशर क्या है? व्हाट इज किंगफिशर? एवरीवन नोज. तो इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, सरोगेट एडवर्टाइजिंग. सरोगेट मर्डर क्या होता है? बच्चा किसी और का है, डिलीवरी कोई और कर रही है. तो वैसा ही चीज है कि एडवर्टाइजमेंट किसी और चीज का है बट दिखाया किसी और को जा रहा है. तो इस तरीके की चीजों से आप आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको इन सब में मेरी मदद चाहिए होगी. अगर आपको चाहिए फिर भी मैं बता देता हूँ. चलिए ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट इज नज पॉलिसी. क्योंकि ये सब टर्म्स ना अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे प्रीलिम्स में तो नहीं कर पाएंगे विदाउट नॉलेज. तो नज पॉलिसी क्या है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू एनफोर्स बिहेवियरल चेंज.
concept in behavioral economics to subtly influence behavior without restricting choices, government mandate requiring specific actions, and a policy that limits individual freedom from for the collective good. नज पॉलिसी में आपको इसका उदाहरण देता हूँ. ये देखिए, ये किसका पैकेट है? ये आपके बहुत सारे लोगों का चहीता सिगरेट का पैकेट है. बट इसमें आप देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ. डेथ भी नहीं, पेनफुल डेथ. और क्विट टुडे. तो बड़े बड़े अक्षरों में किस तरीके का बीमारी से आप मतलब किस तरीके का बीमारी से सामना करना पड़ सकता है आपको, वो भी दिखाया जा रहा है. तो यू वुड सी कि दिस पॉलिसी इज ट्राइंग टू प्रमोट सम गुड प्रैक्टिस, है ना. तो इसीलिए ये नज करने की कोशिश कर रहा है आपको. ये नज पॉलिसी है सरकार का, जिसके माध्यम से आप जो है इस तरीके का चीज देख सकते हो, जिसमें आपको एक मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है कि यू ट्राई टू चेंज फॉर द गुड. आप चीज़ों की सिर्फ मतलब जो आपका एडिक्शन है सिर्फ उसका आप प्रैक्टिस ना करें, बट यू फाइंड समथिंग काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जिसके थ्रू आपको उसके रिपरकशंस को भी सामना कर पड़ सकता है. तो आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक अच्छी कोशिश मानी जा सकती है. दैट इज वाई कंसेप्ट इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टू सटली चेंज इन्फ्लुएंस. अचानक से तो नहीं होगा, बट हम लोग रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं डाल सकते आपके ऊपर. वी कैन नॉट पुट अ रेस्ट्रिक्शंस की सिगरेट बैन है. दैट विल बी फंडामेंटल, दैट विल बी वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट. यू हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ है. आप सिगरेट पीना चाहते हो, आप पी सकते हो, बट आपको ही हानि हो रहा है. तो धीरे धीरे अगर आप इस पैकेट को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत दिन आप सिगरेट स्मोक करना चाहेंगे. दैट इज पार्ट ऑफ द नज पॉलिसी. Next is consider the following statements. SBI has introduced the e-rupee. It is also known as CBDC or a digital rupee. Incorrect statement पूछा जा रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक SBI का ऐप है e-rupee करके, और ये PYQ भी रह चुका है APSC का. काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी थे. बट लेट मी टेल यू कि e-rupee CBDC को डिफर करता है. CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. जैसे आप लोग का क्रिप्टो करेंसी है, इट्स अ डिजिटल करेंसी, बट इट डज नॉट कम अंडर एनी सेंट्रल बैंक. इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है. और इसी वजह से हमने अपना RBI ने खुद का एक e-rupee डेवलप किया कि कोई अगर डिजिटली इतना ज़्यादा यूज़ करना चाहता है तो इट इज़ द RBI हु इंट्रोड्यूस द e-rupee और द CBDC. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1 December 2022. तो ये जो आंसर है आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला हो जाता है. क्यों? इट इज नॉट द SBI बट द RBI दैट इंट्रोड्यूस द e-rupee. SBI के e-rupee ऐप के साथ आप इसको कंफ्यूज मत करिए. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की एक नई इंसिग्निया को अनवेल किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एंड न्यू फ्लैग को भी इसमें दिखाया गया था. तो देखते हैं, चलिए दोनों चीज़ें एक बार देख लेते हैं. ये है, ठीक है, यतो धर्मस्ततो जय. तो ये आपका नया जो है लोगो इंसिग्निया है, और इसमें आप देख सकते हो संविधान, सुप्रीम कोर्ट और अशोक चक्र तीनों को दिखाया जा रहा है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, तो ये फ्लैग है और उसमें छपा हुआ ये इंसिग्निया है, और उसमें ये आपको कुछ पंक्तियाँ भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ये इंसिग्निया क्या है, क्या फ्रेज लिखा गया है, संस्कृत में है, किस भाषा में है, क्या अर्थ है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो इफ़ यू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. द फ्रेज ट्रांसलेट्स वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री. ठीक है, नॉट लॉ. तो इसका इंग्लिश मीनिंग यतो धर्मस्ततो जया का अर्थ है कि वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री. जहाँ जहाँ धर्म होगा वहीं वहीं विक्ट्री होगी, वहीं वहीं जय होगा, सत्य की जय होगी. अच्छा, नेक्स्ट इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ अस. क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. वी आर ऑल प्राउड Assamese language has got the status of classical language,
एंड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर एसएमईज, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी कुछ और लैंग्वेजेस को मिला है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, बिल्कुल सही है। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, वी कैन एसएमईज को मिला है, आई डोंट थिंक एनीवन विल फॉरगेट फ्रॉम असम। और एसएमईज का सबसे जुड़ा हुआ लैंग्वेज इज बंगाली। तो ए बी, ये दो को आप याद रख ही सकते हो। और ये स्टेटस कौन देता है? एमपीज। जनरली कोई भी बिल, कोई भी एक्ट को पास करने के लिए एमपीज की आपको अनुमति चाहिए होती है। और एमपी कितने घरों में बैठते हैं? 2 घर, लोकसभा राज्यसभा। तो एमपी स्क्वायर मतलब 2 पी है, तो मराठी, पाली, प्राकृत। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये 5 लैंग्वेजेस को इस साल, आई मीन पिछले साल, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बाकी बचा पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस वाज क्रिएटेड इन 2004 with Tamil being the first to receive this status, and languages such as Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia have been given the status in subsequent years। ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। थोड़ा बहुत क्लासिकल लैंग्वेज की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए इसमें। लेट अस ट्राई टू चेक दैट आउट। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना है 2004 में इसका प्रथा स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज क्लासिकल लैंग्वेज, और ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा करा गया था। ठीक है, सबसे पहले तमिल को मिला था 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 के समय में, और 2024 में आपको ये मराठी, पाली, प्राकृत एंड असमीज एंड बंगाली को मिला है। क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया कि किसी भी भाषा को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट इस बार एपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या क्या क्राइटेरिया? हाई एंटिक्विटी, बहुत यूनिक होना चाहिए, उसका टेक्स्ट रिकॉर्डेड होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना टेक्स्ट होना चाहिए। उसके साथ अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, अ हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स, कि कई सालों से, जनरेशन से ये बोलचाल में रहा है। नॉलेज टेक्स्ट होनी चाहिए जिसमें आपको एपिग्राफिक्स मिले, आपको पोएट्री मिले, आपको प्रोज मिले, आपको इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिले, और वो यूनिक हो, किसी और से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कॉपीड ना हो। संस्कृत से पूरा का पूरा कॉपी होगा तो वो संस्कृत ही हो गया ना फिर। तो एसएमईज को एक यूनिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज, तो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म, किसी और से ये कॉपीड नहीं है। ठीक, एंड लिटरेचर कुड बी ऑल्सो डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो, एंड आपकी उस इन 4 क्राइटेरिया से आपको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है, और इसी के साथ चारों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलता है। अच्छा, दियाओ सेंकाकू आइलैंड्स इज अ पॉइंट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ये देखते हैं एक बार मैप में। इसमें एक अभी चाइना और जापान के बीच में ये लड़ाई हुआ था। एक्चुअली व्हाट इज द एरिया, यू कैन सी दिस इज द सेंकाकू आइलैंड्स। ये जो आपका येलो मार्क्ड या ग्रीन मार्क्ड एरिया है, ये जापान हमेशा से क्लेम करता था। जापान बोलता था ये हमारा टेरिटरी ही है, इसमें सेंकाकू आइलैंड भी हमारे टेरिटरी के बॉर्डरिंग एक आइलैंड में से गिना जाता है। अब चाइना अचानक से, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में, ये ईस्ट चाइना सी की बात हो रही है, साउथ चाइना सी की बात नहीं हो रही है। ईस्ट चाइना सी में अचानक से बोलता है ये जो लाल मार्क्ड एरिया है ये हमारा है, और इसी में फंस रहा है ये सेंकाकू आइलैंड्स। अब कुछ मछुआरे होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल जापानीज लोग थे, जो लोग, ये पता नहीं था, ये करंट अफेयर्स तो पढ़ते नहीं ये लोग, तो दे वेंट देयर सेंकाकू में, और देन जापानीज शिप्स को चाइना ने काफ़ी रिटेलिएट किया था इस पर्टिकुलर एरिया में। न्यूज़ यही था, और इसी के संदर्भ में आपको पता है कि साउथ चाइना सी होगा कि ईस्ट चाइना। ईस्ट चाइना, बहुत लोग साउथ चाइना सी मार्क करके आ जाते हैं, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। ठीक है, इट्स इन द ईस्ट चाइना सी। नेक्स्ट इज आकाश टीर एयर डिफेंस सिस्टम्स रिसेंटली इन न्यूज़। तो आकाश टीर क्या है ये बताइए तो पढ़ के थोड़ा सा। व्हाट इज दिस आकाश टीर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज़? बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी हैज सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड इट्स एयर defense capabilities with the acquisition of the 100 Akash Tir air defense systems. And the Akash Tir system is a basic control and reporting system designed to neutralize enemy
एयरबोर्न थ्रेट्स स्विफ्टली। देखते हैं क्या है। ये देखिए इंडियन आर्मी के नए आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम को, आपको पता है कि हमारा जो करंट एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 है और ये रशिया से हम लोग एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं। बड़ा खर्चा है, लिमिटेड है और इंडिया लाइक मॉडिफिकेशंस उसमें कम है। और इसी के चलते हुए ठीक है भारत सरकार ने सोचा, इनफैक्ट बेल को ये ऑर्डर दिया गया। बेल इज अनदर PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको ये ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम आकाशतीर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करो एंड इसमें आप सोफिस्टिकेशन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करो। सो इसमें जो ऑप्शन में बताया गया कि इट्स अ वेरी बेसिक सिस्टम, बेसिक कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, ऐसा नहीं है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। इसमें S-400 को टक्कर देने तक की कैपेबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। नेक्स्ट इज नीला कुरिंजी प्लांट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इट्स टिपिकली फाउंड इन द माउंटेन ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नीला कुरिंजी is known for its annual blooming cycle where it blooms once every year in the western ghats, and the नीला कुरिंजी plant can grow up to 3 meters in height. इन तीनों में से कौन सा सही है आप बताइए। नीला कुरिंजी, अगर इफ यू नीड हेल्प, दिस इज द नीला कुरिंजी प्लांट। देखा होगा आपने। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आई होप आप लोग क्लास की आनंद उठा पा रहे हो। यू आर गेटिंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू, do not stop yourself from liking it and subscribing to the channel, and lot of more sessions will be brought in for you before the prelims. ठीक है, नीला कुरिंजी के बारे में बताइए, ये क्या सही होगा। यस, देखिए इसमें एक बहुत टेक्निकल एरर है। ये जो एनुअल ब्लूमिंग साइकिल है कि हर साल ब्लूम करता है क्या, नहीं, वंस एवरी ईयर इन द वेस्टर्न घाट्स, ये गलत है। ये 12 साल में ब्लूम करता है और इसीलिए ये न्यूज़ में था। इसका जो ब्लूमिंग साइकिल है वो 12 साल बाद आता है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका, तो उसके बाद तो आंसर इजी है, 1 and 3 होगा। बट यू शुड रिमेंबर कि दिस इज़ अ वेरी रेयर फेनोमेना। ठीक है, ग्रेगोरियस ब्लूमिंग इसको कहा जाता है। Next is about Great Indian Bastard. The Great Indian Bastard is among the heaviest of the flying birds, and the Great Indian Bastard is commonly named as the Godawan in Gujarat. And the Great Indian Bastard's population is confined mostly to Maharashtra. Great Indian Bastard जानते हैं कि नहीं? This is the Great Indian Bastard we are talking about. ठीक है, तो इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है, तो बताइए what will be the correct answer. यस, ठीक है, द आंसर इज इन द स्टेट। बिल्कुल सही है, इसको गोदावान ही बोला जाता है, बट नॉट इन गुजरात बट इन राजस्थान। वेरी गुड। सो स्पीशीज के लोकेशंस को भी अगर आप जानेंगे तो यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब देखिए, 2 अगर गलत है 3 गलत हो गए, क्यों? अगर राजस्थान उसका नामकरण कर रहा है मतलब राजस्थान में मिलेगा ना, तो ये महाराष्ट्र कैसे आ गया फिर? ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये राजस्थान गुजरात में मिलता है, नॉट इन महाराष्ट्र। लेसर फ्लोरिकन के बारे में सबसे पहले मैं स्पीशीज दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है, ये दिस इज द लेसर फ्लोरिकन। बास्टर्ड जो है वो मीडियम साइज बर्ड्स होते हैं विद लॉन्ग लेग्स। ठीक है, एंड जो ये आपका है, ठीक है, आपको ये देखने को मिल सकता है, दिस इज द लेसर या बंगाल फ्लोरिकन। तो which of the following is correct about lesser florican? Lesser florican is also known as the lick or the kharmor. It is the largest bird of the bastard family, and there are 5 species of bastards found in India. And the lesser florican is the smallest bird of the bastard family. Bastard family में क्या ये सबसे छोटा बर्ड है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है, ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट बास्टर्ड फैमिली में सबसे छोटा
जो है लेसर, क्योंकि लेसर नाम में ही लेसर है ना। देखो, इफ यू डोंट नो आंसर इज नथिंग टू वरी। लेसर मतलब क्या, सबसे छोटा। तो लेसर अगर नाम में है तो ये सबसे छोटा होगा, लेसर फ्लोरिकन स्मॉलेस्ट बर्ड है। बट देर आर 5 स्पीशीज, ये गलत हुआ। देर आर ओनली 4 स्पीशीज ऑफ बास्टर्ड्स दैट इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? 2 तो आज ही दिखा दिए, लेसर फ्लोरिकन और इससे पहले ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ठीक है, ये 2 तो आपको अभी दिखा दिया। उसके अलावा भी आपको मैक्वींस बास्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिलता है। ठीक है, और GIB मतलब ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ठीक है, और आपका लेसर फ्लोरिकन। तो आपका ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो थर्ड अगर गलत हो गया तो 2 ऑप्शन वहीं पे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता है कि सही है, तो ओनली 1 and 4 कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अबाउट इकोथर्म्स। व्हाट इज इकोथर्म, आपसे ये पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि इकोथर्म्स मेनली डिपेंड ऑन इंटरनल हीट ऑफ सोर्सेस एंड देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इकोथर्म है क्या। इकोथर्म आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब आपको पता है ये उन स्पीशीज को बोला जाता है जो इक्टो मतलब आउटर एक्सटर्नल आउटसाइड, मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रेरित है, और बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जिस एनवायरनमेंट में ये लोग रहते हैं, जैसे मछली है, ये पानी में रहता है, पानी ठंडा होता है तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज से हम लोग इकोथर्म बोलते हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा। इकोथर्म्स आर जनरली known as cold-blooded animals or organisms that rely on the external sources, sunlight, heat, rock surface, to regulate their body. तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे लोग जो है इकोथर्म्स, इनका इंटरनल हीट मैटर नहीं करता है, होता है बट वो काउंट नहीं करता है, क्योंकि आउटसाइड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्टफुल चेंज लाता है बॉडी में। अच्छा, वल्चर्स वेर ऑल्सो इन न्यूज़ बिकॉज उनका टेम्परेचर, उनका जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एस्ट्रोजन टू इंजेक्शंस टू द कैटल्स। ये आपको पता होना चाहिए। देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज़ इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक क्या है? डाइक्लोफेनाक इज अ ड्रग। ठीक है, ठीक है, ये इनफैक्ट बैन किया गया था इन मेनी कंट्रीज। ये कैटल को पेन रिलीफ, पेन किलर के तौर पे दिया जाता है, बट जब कैटल इसको खाती है, इस ड्रग को, उनका तो पेन कम हो जाता है, बट वंस द कैटल डाइज द वल्चर फीड्स ऑन द कैटल। आपको पता है वल्चर जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाती है, तो वल्चर में ये डाइक्लोफेनाक चला जाता है, और डाइक्लोफेनाक इज डेडली, इज लिथल टू द वल्चर पॉपुलेशन, और इस डाइक्लोफेनाक की वजह से ही बहुत सारा इनका डेथ हो रहा था। तो इसी के साथ आप इस आंसर को बताइएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। काफी आसान है इफ यू नो दिस। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टाइफून घेमी। ठीक है, टाइफून घेमी के बारे में आपसे 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। आई वुड गिव यू सम टाइम टू रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। काफ़ी इम्पैक्टफुल क्वेश्चन। पहले तो आप जान लीजिए थोड़ा टाइफून घेमी, ठीक है, मोस्ट हैवक अभी रिसेंटली लाया है इन दीज कंट्रीज, चाइना, ताइवान, फिलीपींस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ टोल था इस पर्टिकुलर एरिया में, आप देख सकते हो। ठीक है, मनीला बे। एंड ये जो साइक्लोन का अलग अलग नाम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से ओशन में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में इसको साइक्लोन बोला जाता है, नियर द इंडियन ओशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप ईस्टर्न पैसिफिक में देखेंगे तो वी ऑल्सो सी दिस नेम्ड एज हरिकेन। ठीक है, एंड अटलांटिक में भी आपको देखने को मिलेगा हरिकेन का नाम।
और ठीक आपका वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून का नाम भी इसमें प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि टाइफून गेमी wreaked havoc इन साउथ चाइना सी, बिल्कुल सही है। टाइफून लेड टू द सिंकिंग ऑफ द ऑयल टैंकर्स एमटी टेरा नोवा, ये भी मनीला बे के अराउंड हुआ था, बिल्कुल सही, अभी दिखाया मैंने। ऑयल स्पिल फ्रॉम एमटी टेरा नोवा इन मनीला बे कुड बिकम द लार्जेस्ट इन फिलीपीन हिस्ट्री, सीवियरली अफेक्टिंग मैराइन लाइफ एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ये भी बिल्कुल सही है। बिकॉज इतना बड़ा अगर हम लोग ऑयल रिजर्व्स को, ऑयल टैंकर को हम लोग स्पिल करेंगे तो एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक फ्लोरा फोना को इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट बायोफ्यूल्स। Biofuels are produced from renewable biological resources such as plant materials and animal waste. First generation biofuels are made from food crops like corn and sugarcane. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पता है कि नहीं आप लोग को? बायोफ्यूल्स का 3 जनरेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एडिबल बायोमास से बनाया जाता है, सेकंड जनरेशन नॉन एडिबल बायोमास लाइक वुड, ग्रास, स्ट्रॉ, वेस्ट, थर्ड जनरेशन बाय एल्गल ब्लूम लाइक मैक्रो एल्गे, माइक्रो एल्गे, ठीक है। एडिबल बायोमास क्या होता है? शुगर केन, वीट, कॉर्न, ऑयल क्रॉप्स। एंड जो फोर्थ जनरेशन है वो सबसे ब्रेक थ्रू आपका जनरेशन है, इसमें साइंटिफिक प्रोसेसेस लाइक पायरोलाइसिस का इस्तेमाल होता है, सोलर फ्यूल को यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपका फोर्थ जनरेशन निर्माण होता है। तो इफ यू नो दिस चार्ट, आई बिलीव यू कैन वेरी वेल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ये देख लीजिए एक बार आप। Matches with the correct options and the answer is with you. सॉल्व किया आप लोगों ने? मुझे लगता है ये सही बताया जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में है। ए टाइप ऑफ मोलस्क which is an invertebrate animal characterized by a soft body often protected by a hard shell made of calcium carbonate, capable of causing significant ecological damage when introduced to non-native environments, disrupting local ecosystems. Vertebrate animals with a backbone that are commonly found in the freshwater habitats. तो ये आपका इन्वेजिव स्पीसीज को लेके जो न्यूज़ था उसके संदर्भ में आपको मोलस्क के बारे में, ठीक है, या फिर वर्टिब्रेट स्पीशीज के बारे में, एनिमल्स के बारे में पूछा जा रहा है। अ बिट ऑफ स्टैटिक नॉलेज इज बीइंग यूज्ड हियर, बट दैट इज द एग्जैक्ट स्टेचर ऑफ एपीएससी दीज डेज। अगर आप लोग अपने आप को इस प्रकार के स्टैटिक नॉलेज के साथ तैयार नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया? देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सी दीज आर द म्यूजल्स, और म्यूजल्स में कोई भी आपका बैकबोन नहीं होता है, प्रॉब्लम इसी में आ जाता है। ठीक है, इनको बताया जाता है इनवर्टिब्रेट्स। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ म्यूजल्स, आपने देखा होगा। ठीक है, तो म्यूजल्स में जो है आपको बैकबोन नहीं मिलता है मेरे फ्रेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्टिब्रेट एनिमल्स विद अ बैकबोन दैट आर कॉमनली नोन एज फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ये आपका गलत हो जाता है स्टेटमेंट। और जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, दैट इज 1 and 2। एंड मोलस्क के बारे में बिल्कुल सही बताया गया है, कॉजिंग इन सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डैमेज, ये भी सही बताया जा रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द साइकस circinalis. It belongs to the palm family. It is commonly known as the areca nut in Kerala. Cycas circinalis is primarily found in wetlands and marshy areas, and it is among the world's most threatened plant groups and belongs to the cycads family. बताइए इसमें क्या सही होगा? आपने देखा है कि नहीं साइकस सर्सिनालिस को? देखिए पिक्टोग्राफिक मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइकस सर्सिनालिस जो है ये आप देखिए इसको, चीज़ को। ठीक है,
इनफैक्ट केरला, अगर आप थोड़ा सा मलयालम जानते हो तो एंतु पन्ना इसको बोला जाता है। नॉट रिक्वायर्ड बट मतलब जस्ट फॉर योर क्यूरोसिटी इफ यू लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, सो एंतु पन्ना, ठीक है, इन केरला आपको ये इस तरीके से बोला जाता है। नोट डाउन कर सकते हो, कभी पूछ लेगा एपीएससी तो फिर ठीक है। अब आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू, डी इसका सही आंसर होने वाला है। Which of the following statements regarding palm trees and lightning protection are correct? Palm trees को lightning protectors के तौर पे क्यों देखा जाता है? Palm trees are used in Odisha as a measure to protect against lightning strikes, and palm trees are effective natural lightning conductors due to their height, moisture and sap. ये दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। ये न्यूज़ आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर मतलब आर्टिकल मिला था, वाई ओडिशा विल प्लांट 20 लाख पाम ट्रीज, 20 लाख पाम ट्रीज का मतलब देखिए, एक तो एफोरेस्टेशन को बढ़ा रहा है वो अलग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई मॉइस्चर एंड सैप होता है, जो एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, कैन एब्जॉर्ब लाइटनिंग एंड रिड्यूस इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो ज़मीन में लाइटनिंग का इफेक्ट इसको कम करने में ये जो पाम ट्रीज है ये काफ़ी मदद करेगा। उड़ीसा इसीलिए इसको 20 लाख के मात्रा में प्लांट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द बेगोनिया नरहारी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, स्पीशीज रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा बहुत इसको करिए। ये बेगोनिया नरहारी प्लांट है, अ नया फ्लावरिंग प्लांट, अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बेगोनिया नरहारी डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो इट बिलोंग्स टू द जेरानेशिया फैमिली। इट इज named after a prominent botanist, and Begonia narhari is characterized by its red flowers and it is primarily found in the Western Ghats. बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? वेस्टर्न घाट्स तो नहीं होगा, अभी आपको मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यस, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट बोटनिस्ट, ठीक है। कौन सा बोटनिस्ट है, क्या नाम है? नेम्ड इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेईस्ट के डायरेक्टर, ठीक है, गरिकापाती नरहरि शास्त्री, ठीक है। तो GN शास्त्री जी के ऊपर आपको ये नाम जो है देखने को मिलेगा, बेगोनिया नरहरि, नरहरि, ओके। Next is about Article 16 of the Constitution. 16 subclause 1 provides for the equality and opportunity for all citizens in matters relating to employment and or appointment, and 16 subclause 2 allows discrimination based on religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence for employment under the state. 16 subclause 3 permits Parliament to make laws prescribing residence requirements within the state or union territory for certain classes of employment or appointment under the government or any local or other authority. बताइए इसमें से क्या सही होगा? देखिए, why have I brought this question? Because Article 16 is too much in news. If you have heard of the Davinder Singh case, 2024 में इसका फाइनल वर्डिक्ट आया by Honorable Supreme Court which says SC/ST sub classification is legalized. So, and that has been done by Article 16 subclause 4. I mean the interpretation of Article 16 subclause 4 and 15 subclause 4. तो इस सब क्लॉजेज में खेल रहा है PSC. इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव सीन अ क्वेश्चन 16(1), 16(2), 16(3), 16(4). तो सब क्लॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो ऑल द सब क्लॉजेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 16(1) क्या है, 16(2) क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 4A, 4A इज ऑल्सो देयर फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो एक बार सरकारी नौकरी लेने के बाद प्रमोशन में भी आपको रिजर्वेशन का सुख मिलता है, और 16(4A) उसको अनुमति देता है। तो इफ़ यू रिमेंबर दिस चार्ट, ठीक है, डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सही आंसर आपका बी होगा। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज 16(2) प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है अलाउज डिस्क्रिमिनेशन, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीज़ें हैं, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। इनफैक्ट 7 चीज़ें हैं जिसके माध्यम पे आपको यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। एंड ये चीज़ आपका वहाँ पे क्वेश्चन में गलत बताया गया था। Next is Article 15 of the Constitution. 15(1) states that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. And 15(2) allows discrimination in access to public restaurants. यहाँ पे भी मैं फिर से आपको 15(1), 2, 3, 4 ये दिखाना चाहता हूँ। सो इफ़ यू रीड दिस, यहाँ पे 5 चीज़ें हैं आपका, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये 5 चीज़ों के आधार पे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा यहाँ पे 16(2) है, ठीक है। तो इसमें 7 चीज़ें हैं जिसके आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेट ना करने की बात करी जा रही है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे आपको 5 ऐसी क्राइटेरियाज के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेट ना करने की बातें चल रही है। तो 15 का आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 बताता है कि बिकॉज 15(2) प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, और इसी वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 15(2) अलाउज डिस्क्रिमिनेशन, ये फिर से गलत हो जाता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। क्रीमी लेयर कंसेप्ट, जस्टिस B.R. गवाई in that very judgment said कि just like Indira Sawhney case allowed and afterwards allowed OBC creamy layer status, SC STs में भी हमें creamy layer status को लाना है। SC ST क्राइटेरिया जो हमारे कम्युनिटीज़ है उसमें भी क्रीमी लेयर स्टेटस को हमें लागू करना चाहिए। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज आइटरेटेड दिस इन द प्रीवियस ईयर, और उसी को लेके मैंने ये सवाल इसलिए बनाया है। इट अप्लाइज एन इकोनॉमिक इनकम लिमिट टू इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल्स फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, एंड इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एन इनकम लिमिट टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ये एकदम आसान सवाल है, बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज अबाउट एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बेनिफिट। मतलब जो क्रीमी लेयर में है उसको एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रीम खा चुका है, उसको अच्छी इनकम मिल चुका है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यूनियन कैबिनेट स्टैंड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विद इन द SCs and STs रिजर्वेशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमिटेड स्टेट्स टू सब क्लासीफाई कम्युनिटीज, अभी मैंने बताया, within the SC list to ensure the benefits. The Union Cabinet has agreed with the Supreme Court's decision and has introduced the concept of creamy layer within the SC and ST. मैंने बताया था आपको, केस में हुआ ये है, सुप्रीम कोर्ट सेड कि ST या SCs के अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट है। फॉर एग्जाम्पल आसाम की ही बात करें, within the STs we can find सोनोवाल्स, we can find कोचारीज, we can find बोडोज। नॉट एवरी वन इज इक्वली फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हो सकता है कि नंबर ऑफ बोरो प्रोफेसर्स एंड IAS ऑफिसर्स इज मोर, बट सोनोवाल प्रोफेसर्स एंड IAS ऑफिसर्स आर लेस। दैट मीन्स बोडोज हैव बिकम रिलेटिवली मोर फॉरवर्ड देन द सोनोवाल्स। सो ये जो 15% का रिजर्वेशन है हमारे स्टेट में, कैसे 10% ST प्लेन्स के लिए, 5% ST हिल्स के लिए, इसको हमें 15% ही रखना है, बट इस 15% का ज़्यादा परसेंटेज हमें सोनोवाल्स को देना पड़ेगा और कम परसेंटेज बोडो को देना पड़ेगा। कास्ट विद इन द कास्ट, सब कास्ट के आधार में वी हैव टू रैशनली डिवाइड द रिजर्वेशन। ये चीज़ आपका यहाँ पे बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन कैबिनेट, द प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली टू द OBCs एंड नॉट टू द SCs एंड STs। क्या ऐसा बताया गया है आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डाउट्स टू बी सॉल्व्ड। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो सकते हैं फ्यूचर में जो आने वाली हैं। यहाँ पे क्रीमी लेयर का स्टेटस मैंने बताया था रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। वाई? बिकॉज क्रीमी लेयर स्टेटस वॉज ओनली मेंट फॉर द OBC कम्युनिटी, एंड सरकार
सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हैज सजेस्टेड, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर सकता है, वो लेजिस्लेचर का काम है क्रीमी लेयर स्टेटस लाएगा कि नहीं. जस्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड इन दिस केस कि क्रीमी लेयर स्टेटस लाओ, गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट वेरी वीक सेड वी आर नॉट रेडी फॉर एनी सच मूव. तो इसीलिए यूनियन कैबिनेट हैज एग्रीड, ये गलत हो जाता है. यूनियन कैबिनेट सो फार हैज रिजेक्टेड. एंड क्या लॉजिक था, प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओबीसीज, ये SC/ST के लिए नहीं है, क्योंकि SC/ST का इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. दीज पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट. ठीक है, तो इट इज़ नॉट द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स बट द ग्राउंड ऑफ सोशल बैकवर्डनेस. ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे C होने वाला है. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला 2 स्टेटमेंट करेक्ट है. थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट इट डिजर्व्स द एक्सप्लेनेशन. अगला क्वेश्चन, क्लासिकल लैंग्वेज में पॉलिटी बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू एंशिएंट लैंग्वेजेस एंड देयर आर ओनली 4 लैंग्वेजेस दैट एंजॉय द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. ये तो आज ही मैंने बताया, अभी इसको आप अभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी साल पिछले साल 5 लैंग्वेज को मिला था, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली. And all classical languages are enlisted in the 8th schedule of the constitution. I think a very easy question I would say. तो यहाँ पे काफ़ी सारा न्यूज़ में भी था, फारसी को लेके भी न्यूज़ था. So you know that Tamil, Malayalam, these South Indian languages have already got the the statuses. So there is not 4 but there are many other languages that has got the classical language. In fact last year itself 5 languages को मिला है. ठीक है, तो देर आर 6 लैंग्वेजेस प्रीवियसली एंड उसके बाद अभी 5 और ऐड हुआ है पिछले साल. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडीड अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस टू एंशिएंट लैंग्वेजेस, ये सही है. एंड ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर इंडीड एनलिस्टेड इन द 8th schedule. नेक्स्ट इज ग्लास सीलिंग. ये ग्लास सीलिंग क्या है, प्लीज यू हैव टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, दिस ग्लास सीलिंग क्या होता है. आई थिंक इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि हमने समाज में महिलाओं के लिए या कुछ ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ महिला स्पेसिफिक नहीं बात करते हैं, अगर हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जेंडर को दुनिया दिखा तो रहे हैं बट एक ग्लास के उस पार से एक्चुअल में उनको हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने देते, उस आज़ादी को नहीं देते. तो फ्रेज ग्लास सीलिंग वाज पॉपुलराइज्ड इन 1980s as more women began entering male dominated workplaces and Marilyn Loden, an American management consultant, was credited with this particular term. कैसा लग रहा है टर्म सबसे पहले तो? It's a very sensitive term and both statements are actually correct. Marilyn Loden ने ही बताया कि यार तुम लोग ने दुनिया तो खोल दी है बट इट इज़ ओनली दिखावे के लिए. मैं अगर जब काम में जाती हूँ तो आई सी ऑल मेल डोमिनेटेड वर्क प्लेसेस. इफ टाइम इज चेंजिंग देन वी शुड ऑल्सो अलाउ women टू पार्टिसिपेट एंड मेंटर दैट जेंडर रेशियो इन द वर्क प्लेसेस ऑल्सो. ठीक है, ये चीज़ आपका सही है. नेक्स्ट इज चंद्रयान 3 मिशन landed safely on the south pole of the moon and the Prime Minister of India announced the August 23 will be National Space Day. तो ये 23 अगस्त को ही इनफैक्ट चंद्रयान 3 का हमारा लैंडिंग हुआ था और उसी के संदर्भ में नेशनल स्पेस डे का भी, ये क्वेश्चन एक्चुअली नेशनल स्पेस डे की वजह से है. एंड चंद्रयान 3 हैड अ लैंडर नेम्ड प्रज्ञान एंड अ रोवर नेम्ड विक्रम. ये जो चीज़ है आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे. और लैंडर रोवर क्या होता है, ठीक है, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू नो. ठीक है, तो लैंडर जो होता है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से लैंड करेगा. सैटेलाइट का 2 पार्ट होगा जिसमें से लैंड करेगा सिर्फ लैंडर और एक पार्ट ऑर्बिटल में चक्कर लगाता रहेगा ऑर्बिट में. अब इस लैंडर में एक दरवाज़ा आता है, वो दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे से एक इस तरीके का व्हीकल निकलता है. ये तो मूव नहीं कर सकता, ये स्टेशनरी है. अब उससे एक गाड़ी निकलेगा ऐसा टॉय कार जैसा, उसको कहते हैं रोवर. तो ये रोव करता रहेगा, घूमता रहेगा. तो पूरे मून में ये घूमेगा और उसमें सेंसर्स लगी है, कैमराज लगी है, हर चीज़ लगा है और उसी से मालूम पड़ेगा कि चंद्रयान 3 में हमारा मिशन में क्या क्या हम लोग खोज कर पाए. ठीक है, तो इसी में कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल
एंड propulsion मॉड्यूल एंड अ रोवर। तो propulsion मॉड्यूल तो वो ऑर्बिटल में रहेगा, लैंडर मॉड्यूल लैंड करेगा और रोवर लैंडर के अंदर रहता है। ठीक इस तरीके से ये पूरा चीज़ लैंडर है और उसके अंदर से देखिए गाड़ी से ये गाड़ी निकल रहा है, तो दिस इज द रोवर। ठीक है, एंड इसी में आपको लैंडर एंड रोवर है साइंटिफिक पेलोड्स कि कितना पेलोड वो कैरी कर सकता है, और इसी चीज़ को करा गया था इन द चंद्रयान 3 इन अ वेरी साइंटिफिक वे अगस्त 23 को। इसलिए साउथ पोल में हमने लैंड किया, सेफ लैंडिंग किया, सॉफ्ट लैंडिंग किया। एंड आपको स्टेटमेंट देखिए, नाम बहुत आसानी से याद नहीं होता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है, लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था एंड रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। तो आर पी सिंह एक प्रसिद्ध हमारे प्लेयर थे, क्रिकेट के बॉलर थे। इफ़ यू फॉलो क्रिकेट, इंडिया में जनरली करते हैं, तो इसीलिए आर पी। ठीक है, रोवर प्रज्ञान, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बंगाल स्लो लॉरिस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बंगाल स्लो लॉरिस इज listed as endangered in IUCN Red List and it is legally protected under the Wildlife Protection Act 1972. The range of Bengal slow loris extends from Vietnam to China, but in India it is confined to the northeastern regions. सबसे पहले बंगाल स्लो लॉरिस क्या है, ये है प्यारा सा जानवर, आप देख सकते हो। ठीक है, देख लिया। नाउ ट्राई टू आंसर this particular question on the Bengal slow loris. बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिया में अगर कहीं मिलता है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और ये वियतनाम से चाइना भी एक्सटेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। और इनका प्रोटेक्शन भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा करा जाता है एंड बंगाल स्लो लॉरिस इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो ये भी आपका सही हो जाता है। इस संदर्भ में आपका जो सही आंसर है वो 1, 2 एंड 3 होने वाला है। अगला क्वेश्चन इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही आरबीआई ने एक लैंडिंग के लिए, लैंडिंग मतलब लोन लेने के लिए भी बोले कि ऑन अ बटन्स क्लिक वी विल बी हैविंग अ लैंडिंग इंटरफेस। तो ये यूएलआई के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है। यूएलआई विल बी अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्ड एट एनेबलिंग फ्रिक्शनलेस क्रेडिट डिसबर्समेंट इन इंडिया। ULI is designed to transform lending in India in a manner similar to how UPI transformed retail payments, and ULI will focus solely on increasing scalability in the lending process. इस तरीके का आप इंटरफेस देख सकते हो। ये हमारे शक्तिकांत दास जी है जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो बताइए मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कर लिया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड। देखिए, इसका आंसर ए ही होगा। ULI is focused on improving efficiency, reducing friction and increasing scalability। सिर्फ स्केलेबिलिटी पे नहीं, मतलब हम लोग को आज भी लोन लेने में, ठीक है, हम लोग को आज भी लोन लेने में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत सारा स्क्रूटिनी होता है, सिविल स्कोर मैच किया जाता है, फलाना ढिमकाना। देयर आर लॉट ऑफ रेड टेपिज्म आई वुड से इन द एंटायर लैंडिंग प्रोसेस। और उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी जैसे यूपीआई इतना आसान हो गया है, एक बटन क्लिक में आप लोग पैसा अपने दोस्तों को दे पाते हो, वैसा ही चीज़ लोन में भी करने की एक कोशिश है। बट वी हैव टू रेगुलेट दैट ऑल्सो। बहुत ज़्यादा आसान लोन कैन ऑल्सो लीड टू Lehman Brothers crisis in the US which led to the global economic crisis of 2008। तो ये चीज़ देखी जाएगी एंड हमारा पूरा भरोसा है आरबीआई के ऊपर। Which of the following statements correctly describes the eligibility criteria to become a Supreme Court judge? ये क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन? बिकॉज we have recently appointed Justice Sanjeev Khanna ji as the 51st Chief Justice of India, है ना। तो 51st Chief Justice of India हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इनफैक्ट लम्हा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। और इसी के साथ एक लास्ट ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ एक और होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, फाखा गोड़ो हफ्ता, असम के संदर्भ में।
ठीक है, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, भाखा गौरव हफ्ता कब मनाया गया था, 3 से 9 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप करेंगे। एंड 2 चीज़ें हैं अभी आपसे मुझे पूछना कि सबसे पहले तो क्लास कैसा लगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर सब्जेक्ट्स पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चर, एनवायरनमेंट, स्पीशीज़ को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, टर्म्स इन न्यूज़ को मैंने कवर किया है, मैंने डिफेंस बेस्ड अफेयर्स को कवर किया है, ठीक है, एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया है, ठीक है, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। मतलब आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड to cover all of these questions for all of you and explain them and revise them for you। तो अगर क्लास पसंद आया है तो ढंग से आप अगर एग्ज़ाम से पहले, अभी तो देख रहे हो आई नो, बट अगर एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज करके जाएंगे, आई थिंक 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकलेक्ट एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन वाइज। बट अगर आप फिर भी रिक्वेस्ट करोगे कि नहीं सर पीडीएफ चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हमारे SPMIS एप्लीकेशन में इस पीडीएफ को उपलब्ध कर दूंगा आपके लिए ऑन योर स्पेशल रिक्वेस्ट। बाकी अगर कोई भी डाउट है किसी भी सवाल को, और भी क्वेश्चंस अब बचता है, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो 2025 के इन महीनों का करंट अफेयर्स भी हम लोग आपके लिए लाएंगे। अगर आप चाहते हो तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ठीक है, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड इसको सेव करके आप अपने कभी भी कंफर्ट में पूरी क्लास को करिएगा। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।